हाँ तो भी राम राम नमस्कार सभी को। और आपका स्वागत है राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें पहला ही टॉपिक हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय, और जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय के साथ साथ राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही गजब का टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आने स्टार्ट हो जाते हैं राजस्थान ज्योग्राफी में। क्लियर सर, शुरू कीजिए। ठीक है सर। देखिएगा, सबसे पहले बात करें तो राजस्थान के अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सामान्य परिचय में। कौन सा परिचय है? सामान्य परिचय। क्लियर, ठीक है बात। सामान्य परिचय जो है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सामान्य परिचय में सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे राजस्थान का, कि राजस्थान जो है उसके इतिहास में हम थोड़ा सा झांकेंगे कि राजस्थान को किस किस नाम से जाना जाता था। इसका मतलब राजस्थान की थोड़ी सी जानकारी हम 5 मिनट की ये लेंगे कि राजस्थान का नामकरण, क्या नामकरण, हैप्पी बर्थडे। ठीक बात, ओके सर। तो राजस्थान में सबसे पहले हम बात करते हैं जिस टॉपिक की, उसका नाम है नामकरण। नामकरण, ठीक है। राजस्थान का नामकरण की बात करेंगे, नामकरण की जानकारी के स्रोत जो हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ जो है वो क्या क्या नाम मिलता है। ठीक बात है, ओके सर। देखिएगा, सबसे पहले बात अगर की जाए, सबसे पहले बात अगर करें तो हमें इसमें हमें सबसे पहले अगर बात करें तो एक आता है आपका ऋग्वेद। क्या नाम आता है? ऋग्वेद। आराम से पढ़ते रहिए। ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है इसमें राजस्थान के लिए क्या नाम मिलता है वो हम जांचेंगे, अभी अभी देखेंगे जस्ट। और एक आता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथ। क्लियर। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है बात है। उसके बाद में हम देखेंगे, पहले इन दो की चर्चा करते हैं हम लोग। इन दो की चर्चा अगर करें तो सबसे पहले ऋग्वेद में राजस्थान के लिए क्या नाम मिलता है। तो ऋग्वेद में राजस्थान के लिए जो नाम मिलता है वो आप सभी को पता होगा, आप सभी को मालूम होगा कि ऋग्वेद में राजस्थान के लिए नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। क्या नाम मिलता है? ब्रह्मवर्त। बहुत ही सिंपल सिंपल बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ब्रह्मवर्त, क्या नाम मिलता है? ब्रह्मवर्त। क्लियर, ठीक बात है गुरु जी। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या नाम मिलता है? तो इसमें नाम मिलता है धानवन प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? धानवन प्रदेश। धानवन प्रदेश। ठीक बात, ओके। तो देखो, बहुत ही कॉमन कॉमन बातें पढ़ी है। सबसे पहले ध्यान देना, ऋग्वेद में राजस्थान के लिए कौन सा नाम मिलता है? ब्राह्मणवर्त, सॉरी ब्रह्मवर्त नाम मिलता है। कौन सा वर्त? ब्रह्मवर्त। कौन सा वर्त है? ब्रह्मवर्त। और ध्यान रखना, ब्राह्मण ग्रंथ में नाम मिलता है कौन सा? धानवन प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? धानवन प्रदेश। क्लियर, ठीक बात है। आगे बढ़े तो आगे ध्यान देना, एक लेख आता है आपका गोशुंडी, गोशुंडी शिलालेख, चित्तौड़गढ़। गोशुंडी शिलालेख, शिलालेख। शिला पे जो लिखा गया लेख होता है उसे कहते हैं शिलालेख। शिला मतलब पत्थर, जानते हो? ठीक बात है। शिलालेख, शिलालेख की अगर बात करें, गोशुंडी शिलालेख, ये कब का है सर? तो ये ध्यान देना 532 ईस्वी, 532 ईस्वी का है। कोई नहीं पूछेगा आपसे, 532 ईस्वी का है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। गोशुंडी शिलालेख जो है इसमें राजस्थान के लिए क्या नाम मिलता है अभी देखेंगे, अभी देख लेंगे राइट नाउ। उसके बाद में ध्यान देना, गोशुंडी शिलालेख हो गया। एक आता है आपका बसंतगढ़ शिरोई अभिलेख। कौन सा आता है? बसंतगढ़, बसंतगढ़। बसंतगढ़ कहां पड़ता है? शिरोही। बसंतगढ़ शिरोही, सिरोही अभिलेख। क्लियर, ठीक बात है। बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख, ओके। इसमें राजस्थान के लिए क्या नाम मिलता है? पहले बात चर्चा कर लेते हैं हम। बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख कब का है? तो ये आपका प्यारे विद्यार्थियों ये है 682 विक्रमी संवत, 682 विक्रमी संवत, या 625 ईस्वी भी लिख सकते हैं हम, विक्रमी संवत। विक्रमी संवत आप लोगों को पता होगा, 57 साल का अंतर होता है विक्रमी संवत और ईस्वी। अब बात करते हैं अपन कि इन दोनों में राजस्थान के लिए क्या नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले बात करें गोशुंडी शिलालेख। तो गोशुंडी शिलालेख में राजस्थान के लिए जो नाम मिलता है वो है राजस्थानीय। क्या नाम है? राजस्थानीय, राजस्थानीय। क्लियर, ओके, ओके रिपोर्ट, राजस्थानीय नाम मिलता है। ठीक बात, ठीक है सर। अब बात करें कि बसंतगढ़ शिरोई अभिलेख, बसंतगढ़ शिरोई अभिलेख की एक बात और बता देता हूं, यहां पर क्या है? खिमल माता का मंदिर है। कौन सी माता? खिमल माता। ये लो, खिमल माता। थोड़ा सा कल्चर का प्रश्न भी हो गया। अब ध्यान देना, 682 विक्रमी संवत, बसंतगढ़ शिरोई अभिलेख, बसंतगढ़ शिरोई अभिलेख जो है इसमें राजस्थान के लिए क्या नाम मिलता है? तो बहुत ही प्यारा नाम मिलता है, राजस्थान, राजस्थानीय द्वितीय, राजस्थानीय, राजस्थानीय द्वितीय, राजस्थानीय द्वितीय, राजस्थानीय द्वितीय। क्लियर, यहां तक समस्या नहीं आनी चाहिए, मुझे पता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्या है दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब
इसको याद करते हैं। देखिए सबसे पहले ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे क्या है प्राचीन वेद है, और यहाँ पर क्या नाम मिलता है, ब्रह्मवर्त नाम मिलता है। कौन सा नाम मिलता है, ब्रह्मवर्त। ब्राह्मण ग्रंथ में कौन सा नाम मिलता है, धानवन प्रदेश। ब्राह्मण लोग जो होते हैं, नहीं ब्राह्मणों के पास क्या होता है, धन की कमी नहीं होती है, तो धानवन प्रदेश। गोशुंडी शिलालेख, गोशुंडी शिलालेख कब का है, 532 ईस्वी का। गोशुंडी का मतलब जानते हो, गोशुंडी सूंड, हाथी का सूंड है, और सूंड अगर मार देने आदमी तो 32 टूट जाए, क्या टूट जाए, 32। तो 532 ईस्वी गोशुंडी शिलालेख जो है कब का है, 532 ईस्वी का। इसमें राजस्थान के लिए कौन सा नाम मिलता है, तो राजस्थानी है। कौन सा नाम है, राजस्थानीय नाम मिलता है। और बसंतगढ़ शिरोई अभिलेख, अभिलेख बसंतगढ़ 82 में आया था, 82 में आया था, 782 विक्रमी संवत। इसमें राजस्थान के लिए कौन सा नाम मिलता है, तो राजस्थान आदित्य नाम मिलता है, राजस्थान आदित्य नाम मिलता है। देखो सबसे लंबा नाम मिलता है यहाँ, क्यों सर, देखो सबसे लंबा नाम है राजस्थानी आदित्य, राजस्थानी आदित्य। और ये देखो कितना लंबा नाम है, बसंतगढ़ शिरोई अभिलेख, बसंतगढ़ शिरोई अभिलेख। तो लंबा नाम होगा जहां पर लंबा नाम आएगा। क्लियर, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने बता दिया खिमल माता, कौन सी माता है, खिमल माता का मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कभी कभार पूछा जा सकता है। एक और बताऊं आगे कि मरुकांतार, मरुकांतार शब्द कहाँ मिलता है, तो आपके रामायण में मिलता है। यहाँ लिख देता हूँ साथ में ही, यहाँ लिख देता हूँ, देखो रामायण, रामायण जानते हो ना, वाल्मीकि रामायण जो है, रामायण, रामायण में राजस्थान के लिए कौन सा नाम मिलता है, तो रामायण में राजस्थान के लिए जो नाम मिलता है प्यारे विद्यार्थियों, वो नाम मिलता है मरुकांतार। क्या नाम मिलता है, मरुकांतार। मरु का मतलब होता है मरुस्थल, मरुकांतार, मरुकांतार। क्लियर, यहां तक आपको याद हो गया होगा ऐसी मैं आशा करता हूं। क्लियर, समझ में आ गया ना, अरे पल्ले पड़ की बात है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर बात करें तो ध्यान देना कि आपने नाम सुना होगा कभी, मोहनोत नैन्सी। कौन सा नाम है, मुहुनोत नैन्सी, मुहुनोत नैन्सी का नाम सुना है गुरुजी, ठीक है। मोहनोत नैन्सी, मोहनोत नैन्सी जो है, नैन्सी, इन्होंने एक रचना लिखी थी, नैन्सी ख्यात। क्या लिखा था, नैन्सी ख्यात, मोहनोत नैन्सी। इनकी रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, नैन्सी ख्यात, नैन्सी ख्यात। क्लियर, नैन्सी ख्यात इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पर नैन्सी ख्यात मैं रचना लिखता हूँ, नैन्सी ख्यात, नैनशीरी ख्यात। राजस्थान में जनसंख्या पर आंकड़े देने वाला पहला व्यक्ति यही था। राजस्थान में जनगणना पर काम करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मोहनोत नैन्सी था, मोहनोत नैन्सी था। और इससे पहले की अगर बात करें तो भारत में अगर बात आता है तो किसका नाम आता है, अबुल फजल का। किसका आता है, अबुल फजल का। मोहनोत नैन्सी, इसने रचना लिखी थी नैनशीरी ख्यात। क्या लिखा था, नैनशीरी ख्यात, नैनशीरी ख्यात। क्लियर, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है, नैनशीरी ख्यात। मैं बता देता हूं आपको कि मोहनोत नैन्सी, मोहनोत नैन्सी जो है, मोहनोत नैन्सी को, मोहनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल, हाँ अबुल फजल। क्लियर, अबुल फजल, अकबर के पास था ये अबुल फजल। अबुल फजल कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मोहनोत नैन्सी को। और ये बात जो है, ये बात जो है वो किसने कही थी, ध्यान देना, मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ने बात कही थी। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, क्या, राजस्थान का अबुल फजल मोहनोत नैन्सी को कहा था, मोहनोत नैन्सी को कहा था। अब बात कर रहे हैं हम राजस्थान के नाम की, राजस्थान के नामकरण की बात कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे। तो ध्यान देना, मोहनोत नैन्सी ने नैनशीरी ख्यात में राजस्थान के लिए जो शब्द यूज किया था प्यारे विद्यार्थियों, वो शब्द क्या था, तो ध्यान देना, मोहनोत नैनशीरी ख्यात, इसमें राजस्थान के लिए जो शब्द मिलता है उसका नाम है राजस्थान। क्या नाम है, राजस्थान शब्द। कौन सा शब्द है, राजस्थान शब्द। क्लियर, समझ में आ गई ना, अरे समझ में आ गई। मोहनोत नैनसी, नैनशीरी ख्यात 1665, 1665, 1665। सन कोई नहीं पूछेगा, सन कोई नहीं पूछेगा विद्यार्थियों, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा डोज आपको बता रहा हूँ, 1665 है ना, कचरा दिमाग में नहीं भरना है। लेकिन आपसे नाम पूछा जा सकता है कि राजस्थान शब्द, राजस्थान शब्द जो है वो सबसे पहले कौन सी रचना में देखने को मिलता है, तो ध्यान देना, नैनशीरी ख्यात, मोहनोत नैनसी। जो जसवंत सिंह महाराजा, महाराजा जसवंत सिंह जो मारवाड़ के शासक थे, उनके दरबार में रहते थे मोहनोत नैनसी। मोहनोत नैनसी को कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपर में, बार बार पूछा जाता है विद्यार्थियों, ध्यान देना, राजस्थान शब्द। अब मैं लिखता हूं एक और, एक लेखक और है, क्या है, देखो एक लेखक और है, उस लेखक का नाम है वीरभान, वीरभान, वीरभान। वीरभान ने एक रचना लिखी थी, क्या, वीरभान की एक रचना थी प्यारे विद्यार्थियों, उस रचना का नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट है कल्चर के दृष्टि से, रचना का नाम है राजरूपक। क्या है, राजरूपक, राजरूपक, राजरूपक। ये लो, राजरूपक, 1731 ईस्वी, 1731 ईस्वी। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, ध्यान देना, 1731 ईस्वी। लेकिन रचना पूछी जा सकती है कि राजरूपक, राजरूपक में भी राजस्थान के लिए कौन सा शब्द मिलता है, तो ध्यान देना, यही शब्द मिलता है, कौन सा शब्द, यही, ये लो,
राज रूपक में भी कौन सा शब्द मिलता है? राजस्थान शब्द मिलता है। वीर भान, वीर भान को भान हो गया राजस्थान का, वीर भान को भान हो गया राजस्थान का। तो ध्यान देना, वीर भान ने राजस्थान शब्द यूज किया किसमें? राज रूपक में। और नैनसिरी ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इनकी ऐतिहासिकता को स्वीकार नहीं किया गया है, इनकी ऐतिहासिकता को स्वीकार नहीं किया गया। ध्यान देना, मैं लिखता हूं नोट लगा के, नोट, नोट। क्योंकि क्योंकि आपसे अगर प्रश्न पूछे ना, प्रश्न पूछे कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कर्नल जेम्स टोड। उत्तर क्या आएगा? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा। ध्यान देना, नोट लगा के कहता हूं कि इनकी 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 ऐतिहासिकता, इनकी ऐतिहासिकता, ऐतिहासिकता को स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी अगर पूछ ले आपसे, फिर भी बाय द वे, मान लो बाई चांस किस्मत खराब हुआ है और पूछ ले कि भाई बताओ कौन सी रचना में यानी राजस्थान शब्द मिलता है, तो उसमें ऑप्शन में ये होगा नैनसिरी ख्यात होगा या फिर क्या होगा? राज रूपक। तो बता देना, उसको बता देना एग्जामिनर को, हमने पढ़ लिया है। इनकी ऐतिहासिकता को स्वीकार नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। लेकिन सीधा प्रश्न आए ना कि राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो ये मत कर देना प्यारे विद्यार्थियों, ये मत कर देना कर्नल जेम्स टोड उत्तर होगा। राज रूपक, मैं बता देता हूं, राज रूपक 31, राज रूपक कब आई थी? 31 में आई थी। राज रूपक 31। क्लियर? सन याद हो गया लेकिन पूछा नहीं जाएगा, सन याद करवा दिया लेकिन पूछा नहीं जाएगा, ये आपको मैंने बता दिया। अब चलते हैं अगले पेज पर, अब चलते हैं अगले पेज पर। 1 मिनट पानी पी लेता हूं मैं, एक जस्ट ए मिनट। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्या धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हमने इतिहास जांचा, ऋग्वेद में चले गए थे, उसके बाद में हम नैनसिरी ख्यात पर आए, राज रूपक पर आए। अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम? अब मॉडर्न जमाने में आ रहे हैं। ध्यान देना, अब बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे, एक नाम आता है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस, नाम सुना होगा आपने, नाम सुना सुना सा लगता है, जॉर्ज थॉमस। क्लियर? ठीक बात है गुरुजी, सुनिए, बहुत बार सुनिए। जॉर्ज थॉमस जो है, ध्यान देना, ये आदमी 1% देके जाता है, ये आदमी 1% देगा आपको। जॉर्ज थॉमस जो है, ये कहां का रहने वाला था? पहले तो ये बता देता हूं, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड, ये लो, आयरलैंड, आयरलैंड का निवासी था। जॉर्ज थॉमस कहां का निवासी था? आयरलैंड। हाँ, जहां से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, आयरलैंड। एनी बेसेंट, कभी आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री, एनी बेसेंट नाम सुना होगा ना? ठीक है, उसके बाद में ध्यान देना, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस इसने सर्वप्रथम सर्वप्रथम समझ में आ रहा ना? हाँ, सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग तो किया विद्यार्थियों, लेकिन लिखित नहीं किया था, वर्बली, मौखिक रूप से। सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का मौखिक रूप से प्रयोग किया। कितनी अच्छी बात है, बहुत। देखो देखो, ध्यान देना, आपसे पूछ लेना कि राजस्थान शब्द, सॉरी, राजपुताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो उत्तर आएगा जॉर्ज थॉमस। क्या आएगा? जॉर्ज थॉमस, जो कहां का रहने वाला था? आयरलैंड का निवासी था। तो ध्यान देना, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिखित रूप से प्रमाण कहां मिलता है, ये अगर पूछ लेना तो जॉर्ज थॉमस मत कर देना। ध्यान देना, इसका एक चेला था, चेला, हाँ चेला, शिष्य, इसका शिष्य था जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन, हाँ, फेंकू आदमी हो, विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन। ठीक बात है गुरुजी, विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन जो है, इसने क्या किया? एक किताब लिख दी। क्या लिख दी? किताब। ओई आयरलैंड को चलो अठे को ही हो, आयरलैंड, बादरा तो होगा नहीं। आयरलैंड कहां का निवासी था? आयरलैंड का निवासी था। ध्यान देना, अब इसने किताब लिखी थी, बहुत जोर की किताब, बहुत जोर की, मैं तो 5-6 बारी पढ़ ली मैंने। आयरलैंड, देखो विलियम फ्रैंकलिन, इस किताब का नाम था द मिलिट्री, द मिलिट्री मेमोरियस। मेमोरियस का मतलब यादें, द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ
क्या हो रहा है, ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, किताब है ये, जॉर्ज थॉमस, ये लो, जॉर्ज थॉमस, बहुत जोर की किताब है। ध्यान देना, जॉर्ज थॉमस जो है इसने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। एक बात बताना भूल गया, कब किया था, तो 1800 ईस्वी, 1800 ईस्वी। क्लियर, ठीक बात है। अब द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, ये जो बुक है, ये जो बुक है प्यारे विद्यार्थियों, ये कब आई थी, ध्यान देना, ये किताब कब आई थी, 1805, 1805। एक बार एक एग्जाम में पूछा गया, क्या पूछा गया, कि ध्यान देना, पूछा गया था कि राजपुताना शब्द का प्रयोग जो है, राजपुताना शब्द का प्रयोग जो है वो लिखित रूप से सबसे पहले कहां मिलता है, तो ध्यान देना जॉर्ज थॉमस ऑप्शन में था। ये उत्तर गलत हो गया, उत्तर माना गया विलियम फ्रैंकलिन, क्योंकि इसने प्रमाणित किया, इस बंदे ने ये कहा कि राजस्थान शब्द के लिए, यानी इस भौगोलिक प्रदेश के लिए, इस भौगोलिक अंचल के लिए सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाला बंदा जॉर्ज थॉमस ही था। ये बात जो है वो स्टैंप यानी मोर किसने माराई, विलियम फ्रैंकलिन ने। फ्रैंक आदमी था, कह गया कि जॉर्ज थॉमस वो आदमी था जिसने क्या राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। मैं लिख देता हूं यहां पर नोट डाल के, क्या देखो, इसने यह प्रमाणित किया, इसने यह प्रमाणित किया कि जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस, हाँ कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना, प्रमाण के बगैर कोई चीज की वैल्यू नहीं है, कोई चीज की वैल्यू नहीं है। जॉर्ज थॉमस ही वह पहला व्यक्ति था, पहला व्यक्ति था, व्यक्ति था जिसने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया, राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत सिंपल सिंपल बातें पढ़ रहे हैं। प्रयोग किया, प्रयोग किया, ठीक है, ओके। क्योंकि सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जब हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति, विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, एक एक चीज उंगलियों पे याद हो जाएगी, उंगलियों पे ध्यान देना। इसने यह प्रमाणित किया कि जॉर्ज थॉमस वो पहला व्यक्ति था। कौन था, जॉर्ज थॉमस वो पहला व्यक्ति था जिसने जिसने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। कौन सा शब्द, राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। फ्रैंक आदमी था, फ्रैंक आदमी था, फ्रैंक बात कह गया। ध्यान देना, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, इस किताब को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, जॉर्ज थॉमस की सैन्य यादें। मैं लिख देता हूं हिंदी में क्या कहते हैं, जॉर्ज थॉमस की सैन्य यादें, यादें, सैन्य यादें हैं ये वो यादें नहीं है, हाँ तेरी याद आती है, जॉर्ज थॉमस की सैन्य यादें। ये क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया ना प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़े। हाँ ठीक है बात। अब देखो ध्यान देना, अब एक बंदा आएगा बहुत खतरनाक डेंजर आदमी, कर्नल जेम्स टोड। ओहो, कर्नल जेम्स टोड, इस आदमी को आप भूल नहीं सकते। कर्नल जेम्स टोड, आप सब कुछ भुला दो, सब कुछ भुला दो, इस आदमी को नहीं भूल सकते। कर्नल जेम्स टोड, एक प्रश्न आता है इसका, कर्नल जेम्स टोड कहां का निवासी था, तो प्यारे विद्यार्थियों इंग्लैंड का रहने वाला था ये। कहां का था, इंग्लैंड निवासी, इंग्लैंड। लेकिन आदमी बढ़िया हो, बढ़िया आदमी हो, ठीक है। और अंग्रेज आनी पंक्तियां को नहीं हो, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानो आदमी हो। देखो कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड जो है, इसकी बात अगर करें तो इसकी एक किताब आती है, इसकी फर्स्ट किताब है एक, उस किताब का नाम क्या है वो देखिएगा। पहली किताब है इसकी द एनाल्स, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये किताब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किताब में तो 5-10 बार पढ़ ली थे, पढ़ ली हो, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्लियर। अब इसकी ध्यान देना, इसका एक नाम और भी आता है, वो क्या आता है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, इसी किताब को कहते हैं द, क्या लिख लीजिए वो, द सेंट्रल
एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। याद कर लीजिए, करो तो कोई बात को नहीं। अब ये जो किताब आई थी, ये किताब जो आई थी, इसका प्रकाशन कब हुआ, ध्यान देना। इसका प्रकाशन, वैसे तो इसका प्रकाशन 2 बार हुआ था, 2 बार प्रकाशन इसका 2 बार हुआ था। 1829 ध्यान देना, 1829 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसका संपादक कौन था, ध्यान देना, इसका संपादक था विलियम जेम्स क्रुक। विलियम जेम्स क्रुक ने संपादन किया, किसकी बात कर रहा हूं, कर्नल जेम्स टोड। ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो इंपॉर्टेंट। और ये किताब, इस किताब को नहीं भूल सकते, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट किताब है। यहां से प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। कौन सी किताब है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान एंड द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। क्लियर। अब जो ये किताब है, इसका प्रकाशन हो गया 1829 में। इस किताब में राजस्थान के लिए 3 शब्द, कितने शब्द, 3 शब्द मिलते हैं। कौन कौन से, देखो कहां लिखूं, यहां लिख दूं, चलो नीचे लिखते हैं। राजस्थान के लिए कितने शब्द मिलते हैं, 3। कौन कौन से, एक तो मिलता है रायथन या रायथान, एक मिलता है रजवाड़ा, क्या मिलता है, रजवाड़ा, ठीक है। एक मिलता है राजस्थान, क्या मिलता है, राजस्थान। यही पूछा जाता है आपसे, यही पूछा जाता है। ये लो घोट दियो इनमें, यही पूछा जाता है कि प्रश्न आता है राजस्थान शब्द जो है, इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाला बंदा कौन था। तो ध्यान देना, राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला आदमी था कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, क्योंकि घोड़े पर फिर तो सारे दिन। ध्यान देना, प्रकाशन 1829 में किया था। 1829 में कर्नल टोड जो है वो टोडियो को नहीं है, टोक्यो घोड़ो कर्नल टोड द एनाल्स हो गया, द सेंट्रल इसी किताब को कह देते हैं, लेकिन ज्यादातर पॉपुलर नाम यही आता है। प्रकाशन 1829, 2 बार प्रकाशन हुआ था, 1829 और 1832। ध्यान देना, प्रकाशन करने वाला बंदा कौन था, विलियम जेम्स क्रुक। ये प्रश्न आया हुआ है, 1 मिनट रुको, आया प्रश्न। विलियम जेम्स क्रुक ने इसका क्या किया था, संपादन किया था। कर्नल जेम्स टोड, इतनी बातें समझ में आ गई। ध्यान देना, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगले पेज पे चलते हैं, विद्यार्थियों, ठीक बात। अब ध्यान देना, इसकी दूसरी किताब आती है। कौन सी किताब, दूसरी किताब आती है। वो किताब कौन सी है, द ट्रेवल्स, ये लिखिएगा, द ट्रेवल्स से लिखिएगा, द ट्रेवल्स वेस्टर्न, हाँ, द ट्रेवल्स वेस्टर्न इन इंडिया, द ट्रेवल्स वेस्टर्न इन इंडिया, इसी नाम है, द ट्रेवल्स वेस्टर्न इन इंडिया। ध्यान दे दियो, द ट्रेवल्स वेस्टर्न इन इंडिया। ये दूसरी किताब है। कौन सी किताब है, दूसरी किताब है। इस किताब का प्रकाशन जो है विलियम क्रुक ने नहीं किया, ध्यान देना। इसका प्रकाशन करने का जिम्मा लिया था, इसकी पत्नी थी, कौन थी, इसकी पत्नी थी जूली, हाँ, जोनी का दिल तुम पे आया जूलिया कल्टरबर्ग जो है, इसने इसका प्रकाशन करवाया था। जूलिया कल्टरबर्ग ये क्या थी, कर्नल जेम्स टोड की वाइफ, पत्नी शब्द में ई की मात्रा बड़ी आती है, पत्नी। ध्यान देना, जूलिया कल्टरबर्ग ने इसका प्रकाशन करवाया था। सर कब करवाया था, ध्यान देना, इसका प्रकाशन हुआ था 1839 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो इसका प्रकाशन जो है वो इसने क्यों करवाया, तो कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो गई थी। 1835 में मैं लिख देता हूं, कर्नल जेम्स टोड बहुत
बहुत बहुत बढ़िया आदमी हो। कर्नल जेम्स टोड जो है, कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु कब हुई थी? कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हुई थी विद्यार्थियों 1835। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो है इसके उपनाम क्या है? तो ध्यान देना, कर्नल जेम्स टोड जो है इसके उपनाम, कर्नल जेम्स टोड के उपनाम ध्यान देना। कर्नल जेम्स टोड को क्या क्या कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं राजस्थान इतिहास का जनक, राजस्थान इतिहास का जनक, राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। ध्यान देना, इसी को कहते हैं घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। लेकिन रेल वाले बाबा तो किशन लाल को कहते हैं घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। समझ में आ गया? तो ध्यान देना, राजस्थान इतिहास का जनक और घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं कर्नल जेम्स टोड। पीछे आते हैं, एक बार दोबारा देखो, किताब का नाम क्या है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1829 में इसका प्रकाशन होता है। विलियम जेम्स क्रुक ने इसका संपादन किया था। नाम मिलता है रायथान रजवाड़ा राजस्थान, रायथान रजवाड़ा राजस्थान। और ध्यान देना, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस किताब का हिंदी अनुवाद यहां लिख देता हूं मैं, नोट लगा के, नोट कहां लिखूं? यहां लिखते हैं। क्या गुरुजी हिंदी अनुवाद क्यों करो? हिंदी अनुवाद ए खातर करियो का राजस्थान का लोग, राजस्थान का लोग इंग्लिश को नहीं आवी, पहली को नहीं आती, अभी को नहीं आवे, पहली को नहीं आती, अभी को नहीं आवे। ध्यान देना, नोट नोट लगा के ध्यान देना, क्या इसका हिंदी अनुवाद? आपने नाम सुना होगा बहुत बार नाम सुना होगा उस आदमी का। बहुत ही अच्छे इंसान थे। कौन थे? देखो आपके सामने अभी आएंगे, मैं लिखूंगा। इसका हिंदी अनुवाद किया था पंडित पंडित गौरी शंकर, गौरी शंकर हीराचंद, हीराचंद ओझा, ओझा साहब, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने इस किताब का क्या किया था? हिंदी अनुवाद किया था, ताकि राजस्थान के लोग जो हैं वो इस किताब को पढ़ सकें। ध्यान देना, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनकी बात बता देता हूं। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है ये रोहिड़ा गांव, कौन सा गांव? रोहिड़ा गांव, सिरोही, सिरोही के रहने वाले हैं पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। राजस्थान में जब आप पढ़ते हैं कल्चर, राजस्थान में जब कल्चर पढ़ते हैं तो इस व्यक्ति का नाम आपको पढ़ना पड़ेगा। इनकी किताबें हैं बहुत सारी, ध्यान देना। तो ध्यान देना है, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, रोहिड़ा गांव सिरोही के रहने वाले, रोहिड़ा गांव सिरोही के रहने वाले, रोहिड़ा गांव सिरोही के रहने वाले हैं। ठीक बात क्लियर, समझ में आ गया ना? ओके, अब हम बात करते हैं, बात याद करवा देता हूं मैं आपको। देखो बुरा मत मानना, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा, ध्यान देना, ओझा, ओझा, ओझा शब्द से मैंने एक बात निकाली है। ओझा मतलब जैसे आपने रोही, रोही का मतलब खेत, खेत में होते हैं ना, देखो रोही, रोही, देखो रोही, रोही का मतलब खेत। अब खेत में बोझा वगैरह नहीं होते क्या? बोझा, बोझा, ठीक है, बोझा। तो पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था, रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। ध्यान देना, ये मैंने आपको बात बता दी है, एक्स्ट्रा बात। आगे बढ़ते हैं। ये जूलिया कल्टरबर्ग, जूली, जूली, कर्नल जेम्स टोड की पत्नी का नाम था जूली, जूली, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान देना, ये जो किताब थी, ये जो किताब थी, ये जो किताब थी, कर्नल जेम्स टोड ने अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी। ये किताब बहुत बातें इनकी, क्या क्या बताऊं आपको मैं। ये किताब जो है इन्होंने अपने गुरु यति ज्ञान चंद्र को भेंट की थी। क्यों भेंट की थी? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? रीट पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, रीट में पूछ लिया था ये, तो फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ सकते हैं भाई साहब। तो ध्यान देना, यति ज्ञानचंद्र को ये किताब भेंट की थी। प्रश्न आया था रीट के पेपर में कि बताइए कर्नल जेम्स टोड ने जो ये किताब थी ये किसे उपहार स्वरूप भेंट की थी? सबका गलत हो गया। पंडित यति ज्ञानचंद्र अपने को याद रखना है। पत्नी का नाम भी पूछ सकता है, ध्यान देना, पत्नी का नाम क्या था? जूलिया कल्टरबर्ग। पूरा अगर नाम याद नहीं होता है तो ध्यान देना, जूली याद रखना। क्या? जूली। अब जूली याद हो जाएगा, मुझे पता है, जूली नाम पे गाना बना हुआ है, जूली जूली जोनी का दिल तुम पे आया जूली। उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं,
आगे बढ़ते हैं। ये हो गया घोड़े वाले बाबा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े, ठीक है गुरुजी, आगे बताओ। अब हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, किसकी चर्चा करेंगे, ये बात होगी हमारी। अब बात करते हैं एकीकरण। एकीकरण का जो चरण है, एकीकरण का चरण है, उसमें बात कर लेते हैं कि सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है वो कौन से चरण में हुआ। आरएस में आया हुआ प्रश्न है, आरएस में पूछा हुआ प्रश्न है, तो फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ सकता है। ध्यान देना, कोई भी भर्ती हो, ये जो सामान्य परिचय टॉपिक चल रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक पढ़ेंगे। ध्यान देना, यहां पर मैं लिखता हूं क्या, कि एकीकरण, क्या, एकीकरण, एकीकरण के, एकीकरण के, सर पानी लेके आना, एकीकरण के दूसरे चरण, यानी 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948। एकीकरण तो आपको सबको याद ही होगा, 25 मार्च 1948। नहीं याद है तो 10 मिनट की क्लास लेके आऊंगा, वहां याद हो जाएगा। एकीकरण के दूसरे चरण 25 मार्च 1948 को क्या हुआ सर, ऐसा राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था, ओनली फॉर प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग, और मैं लगा देता हूं इसे इंपॉर्टेंट। ये लो, ओनली फॉर प्रयोग हुआ है। ट्रायल क्या है, ट्रायल, क्रिकेट खेलते हैं तब कहते हैं ना गांव में कि ट्राई बॉल है, कौन सी बॉल है, ट्राई, हाँ, मैं बॉल पर आउट कौन मानीजिए। तो ध्यान देना, एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। क्या हुआ, प्रयोग। लेकिन अब संवैधानिक रूप से मान्यता कब मिली, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एकीकरण के छठे चरण, छठे चरण, ये आरएस में आया हुआ प्रश्न है। हाँ, एकीकरण के छठे चरण में, अब छठा चरण कब था, तो संवैधानिक मान्यता मिलेगी तो इसका मतलब 26 जनवरी तो होगा, 26 जनवरी को संविधान लागू, तो 26 जनवरी 1950 ये एकीकरण का छठा चरण था। इसमें ध्यान देना, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता दे दी गई, यानी मोहर लग गई। तो इस प्रदेश को अब राजस्थान ही बोलेंगे, राजस्थान शब्द, शब्द को संवैधानिक मान्यता, मान्यता दे दी गई, दे दी गई। अब प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, जब वो बंदा ये प्रश्न पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, शायद ये भी प्रश्न कहीं आया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों में शामिल है ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में शामिल है। तो जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट लगाऊं उस चीज को आपको 2 बार देखना है, 2 बार। ये लो, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने 2 चर्चा की है, एकीकरण के 2 चरण, एक तो 25 मार्च 1948 को जो दूसरा चरण था हमारा, उसमें क्या है, राजस्थान शब्द का एक मतलब नॉर्मल प्रयोग किया गया, ट्रायल बोली। उसके बाद में छठे चरण में, कौन सा, छठा चरण, छठा चरण 26 को आया, छठा 26 में आया था 1950 को। और संवैधानिक ये शब्द आते ही ध्यान देना, अपने 26 जनवरी आ जाएगी, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द पे क्या लग गई, मोहर लग गई, कि भाई साहब अब इसको क्या बोलोगे, राजस्थान ही बोलोगे, राजस्थान ही बोलोगे। एक आता है एकीकरण का चौथा चरण 30 मार्च 1949, उसमें क्या है, उसमें अपन मनाते हैं, क्या मनाते हैं उसमें, राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतों का विलय हुआ था, चौथा चरण था, उसमें राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी। तो ध्यान देना, उस समय हम मनाते हैं क्या, राजस्थान दिवस, क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस, लिख देता हूं वहीं, चलता फिरता कोई पूछ ही लिया एग्जामिनर, पता नहीं। 30 मार्च 1949, 1949 कौन सा चरण था, चौथा, चौथा चरण, चौथा चरण में बड़ी रियासतों का विलय होने के कारण, आज ये बोर्ड साथ नहीं दे रहा है, बड़ी रियासतों का विलय होने के कारण, होने के कारण, ठीक है, होने के कारण इस दिन, मतलब किस दिन, 30 मार्च, इस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये लो, राजस्थान है
दिवस मनाया जाता है। मनाया जाता है। समझ में आ गई थी बात? तो गुरु जी बहुत ही बढ़िया बात बताई, ये थे बहुत जोर की बात है। 30 मार्च याद रखना, 30 मार्च। ये लो 30 मार्च। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हमने एक चीज और पढ़ी है, राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान है स्थापना दिवस, तो ध्यान देना एकीकरण जब पूरा हुआ था, 7 चरणों में पूरा हुआ था, 1 नवंबर 1956 को पूरा हो गया। ठीक है, हमारा राजस्थान जो वर्तमान में आप देख पा रहे हो, ठीक है, राजस्थान वर्तमान में तो क्या है आपको पता ही है, कभी 50 बनते हैं, कभी क्या होता है 41 बन जाते हैं, पहले 33 थे। तो ये छोड़ो आप, मैं बात कर रहा हूँ पूरे राजस्थान ऑल ओवर बाउंड्री की। तो राजस्थान जो है इसमें एकीकरण कंप्लीट कब हुआ? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हो गया। तो ध्यान देना उस दिन मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। 1 नवंबर, 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है विद्यार्थियों? 1 नवंबर को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस, क्योंकि राजस्थान इस दिन स्थापित हो गया था। राजस्थान स्थापना दिवस, ये लो। कई बच्चों के बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है क्या कि सर राजस्थान स्थापना दिवस कब है और राजस्थान दिवस कब है? ये लो, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं पता होगा, आपको पता होगा, लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा। तो ध्यान देना, ये चीजें मैंने लिख दी है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। 1 मिनट रुकना, 1 सेकंड, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है, सेकंड रुको आप। सर हेलो, सुन रहे हो क्या? पानी लेके आओ। दादा ठीक है भी, ओके थैंक यू। अब ये बात कंप्लीट हो गई है। एक चीज आपको और बता देता हूँ। क्या सर? मेरे दिमाग में आ गया चांस पे क्या, कि ध्यान देना कि आप पढ़ते हो कि अपना राजस्थानी भाषा दिवस, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी, हाँ 14 फरवरी को नहीं है, नहीं, हाँ 21 फरवरी। 14 फरवरी तो मार तो दुख ही को नहीं। देखो ध्यान देना, मैं नोट लगा के लिखता हूँ यहाँ पर क्या, कि 1 फरवरी, एक है फैब, सॉरी एक क्या है 21 है, हाँ 21 फैब, 21 फैब को क्या है? राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस, हमारी भाषा को मान्यता नहीं मिल रही है, राजस्थानी भाषा दिवस। कितनी प्यारी बोली है यार, बहुत गजब की भाषा है राजस्थानी भाषा दिवस। ये तो हम ऐप पे पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने का मन तो क्या है देसी भाषा में है, लेकिन ऐप पे क्या है बाहर के विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं। राजस्थानी भाषा दिवस, ठीक है, मनाया जाता है। समझ में आ रही है बात है? कहाँ गुरु जी, सही बात है। हाँ, क्योंकि अपनी भाषा में बोलने का तो मज़ा ही अलग है। पानी पी लेता हूँ मैं एक बार ये। ठीक है विद्यार्थियों, व्यवधान के लिए क्षमा चाहते हैं, हाँ? क्योंकि जरूरी चीज़ें वो करनी पड़ती है, भी पानी तो पीना पड़ा है। ठीक है, देखो आगे बढ़ेंगे हम। अब देखो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आ गए, टाइम बीता गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम राजस्थान जो है इसकी स्थिति, लोकेशन और इसका विस्तार, ठीक। तो हमारा अगला स्टेप रहेगा क्या? स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार, ले लो, ठीक है। तो गुरु जी बढ़िया बात है। अब देखो यहां पर समझने का प्रयास करना। अब हम धीरे धीरे प्यार से पढ़ेंगे क्या सर, कि सबसे पहले बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, ये लो। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार जब हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें इसमें ध्यान देना। अब हम थोड़ा सा ग्लोब की चर्चा करेंगे, ग्लोब की चर्चा करेंगे, और उसमें देखेंगे हम भारत की लोकेशन भी देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में भारत है, या दक्षिणी गोलार्ध में है, या पूर्वी गोलार्ध में है, या फिर पश्चिमी गोलार्ध में है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे अपन क्या, मैं यहाँ से आपको गोलार्ध बनाने का प्रयास करता हूँ, ये लो।
ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आ जाओ थारे बढ़िया तरीका हूँ, कोई दिक्कत को नहीं। जब आप फैसिलिटी है तो आप बंक का चुका क्यों बनावा है। ये लो ओके, तो गुरु जी बहुत ही सुनिए, बढ़िया बात है। देखो अब ध्यान देना, क्या ये जो गोलार्ध है, ये जो पृथ्वी है, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया है। एक ऊपर वाला पार्ट जो है ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है साउथ। तो इसको तो बोलते हैं क्या? उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इतनी बात समझ में आ गई? ये तो सिंपल बातें हैं, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और इसको बोला जाता है क्या? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक बात, ओके सर, आगे बढ़े। तो ये बात हो गई। अब भारत जो है, अपना भारत जो है, वो ध्यान देना उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? अक्षांश के हिसाब से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में आते हैं अपन लोग, क्या? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक बात। देखो भारत, ये 0 डिग्री है, ये क्या है? 0 डिग्री, 0 डिग्री, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। बड़ी आराम आराम से पढ़ेंगे भूमध्य रेखा, 0 लेवल से पढ़ रहे हैं हम भूमध्य रेखा। और इसी को कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और मैंने नहीं देखा, ठीक है। विषुवत रेखा, मैंने क्या, किसी ने नहीं देखा, काल्पनिक होती है, हाँ, दिखती नहीं है विषुवत रेखा, ठीक है। अब भूमध्य रेखा, अब ध्यान देना यहां पर कि भारत जो है ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। अक्षांश जो होते हैं वो क्या होते हैं? इस तरह होते हैं, क्षैतिज, क्या होते हैं? क्षैतिज होते हैं। इसका मतलब देसी भाषा में अगर बात करें तो अक्षांश रेखाएं आडी होती हैं। क्या होती है? आडी, आडी बा होनी है, नहीं आप क्या नहीं, पहली बार नहीं है आडी, हाँ, समझ में आ गई, हाँ, अमीर खुसरो। अब ध्यान देना, भूमध्य 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब यहां पर भारत है, उत्तरी गोलार्ध में जो 0 डिग्री है इससे ऊपर है। भारत में, भारत से ध्यान देना, भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, भारत से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। एक बार बना देता हूं मैं यहां पर, ये कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये लो, ये कौन सी है? कर्क, कर्क, आगे पढ़ेंगे हम कर्क रेखा, ठीक है। ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। कितने डिग्री है? 23.5, 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि उत्तर में तो नॉर्थ लगा दिया, ठीक है। अब भारत जो है प्यारे विद्यार्थियों, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। इसका मतलब हमारा भारत यहाँ है, हमारा प्यारा भारत ये रहा। ये लो जी, वो भारत है। तो गुरु जी साची बिल्कुल सही बात है, एक ही नंबर, सोड़ाना, ये अपना भारत है, ये इंडिया है प्यारे विद्यार्थियों। अब ये इंडिया आपको दिख रहा होगा। अब इंडिया कहां है? तो बच्चा बच्चा बता देगा इस मैप को देख के कि इंडिया तो सर ये 0 डिग्री से ऊपर है। 0 डिग्री से ऊपर का मतलब हो गया उत्तरी गोलार्ध। क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। तो अक्षांश के सापेक्ष अगर आपसे पूछे, ध्यान देना, पर्सन की लैंग्वेज पढ़ना, अगर आपसे पूछता है कि अक्षांश के सापेक्ष बताओ, तो ध्यान देना क्या बताएंगे? उत्तरी गोलार्ध। क्या बताएंगे? उत्तरी गोलार्ध। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो ध्यान देना क्या आएगा? वो आएगा प्यारे विद्यार्थियों देशांतर। क्या आएगा? देशांतरीय स्थिति। अब जिन बच्चों ने ये पहले पढ़ रखा है उनको अटपटा लगेगा, वो कहेंगे कि सर जल्दी जल्दी करवाओ। अरे जल्दी नहीं, यहां पर ध्यान देना कि फ्रेशर विद्यार्थी भी बैठे हैं, तो ध्यान देना। अब देखो, अब क्या है मजे की बात, देखो आप, देशांतरीय स्थिति, इसमें ग्लोब बनाता हूं मैं पहले। क्यों? पहले बढ़िया सा ग्लोब बना दें, बहुत ही शानदार बनाऊंगा, एवं बढ़िया बना दूंगा। देखो फिर तो बढ़िया मान जाओगा, हाँ ठीक है। ये लो, हालांकि पृथ्वी गोल नहीं है, लेकिन ये गोल ही बन रहा है, करेंगे इसका, ठीक है। थोड़ा सा सरका लिया, ये लो जी, ठीक है, हो गया। अब बात करेंगे क्या? देशांतर। देशांतर हमेशा क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर ऐसे होते हैं, यानी खड़ी रेखाएं देशांतर होती हैं, और पड़ी रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश होती है। ए अक्षांश ए आडी, ए अक्षांश ए आडी, अक्षांश आडी हुए, ठीक है, हाँ। अब बात करेंगे अपन देशांतर। तो देशांतर इस प्रकार होते हैं यहां से, हालांकि मैंने सीधी रेखा खींची है, कोई दिक्कत नहीं है, ये देशांतर ही मान लो आप। क्या मान लो? देशांतर, ठीक है, मानना पड़ेगा, माना कि x बराबर बाई। ध्यान देना, ये क्या है? ये 0 डिग्री, क्या है? 0 डिग्री देशांतर। आगे हम जलवायु में पढ़ेंगे, देशांतर जो है
देशांतर जो है, ध्यान देना, देशांतर जो है इससे क्या है, क्या समय का निर्धारण होता है, क्या होता है, समय का निर्धारण होता है। और अक्षांश रेखाएं जो होती हैं इससे जलवायु यानी क्लाइमेट का डिसाइड होता है। क्लाइमेट डिसाइड किससे होता है, अक्षांश से होता है। और देशांतर क्या बताती है, समय, क्या बताती है, समय। आपने नाम सुना होगा GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। और ये 0 डिग्री देशांतर है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं क्या, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो इसे प्रधान यामोत्तर रेखा बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा बोली जाती है, जो लंदन से गुजरती है। कहां से, लंदन से गुजरती है, और यहीं से पूरी विश्व का टाइम निर्धारित होता है। अब पृथ्वी को मैंने 2 गोलार्धों में डिवाइड कर दिया। यहां ध्यान देना, ये कौन सा गोलार्ध है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये गोलार्ध आप बताओगे कि कौन सा गोलार्ध, तो आप बता दोगे पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध। 1 मिनट रुको, रुको 1 मिनट, मार्कर चेंज कराना, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं। ये कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध। ये लो जी, पूर्वी गोलार्ध। समझ में आ गई बात, ठीक है सर। अब ध्यान देना, यहां पर ये पूर्वी गोलार्ध है, तो इसका मतलब ये कौन सा गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध, ठीक बात है गुरु जी, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत शून्य बात बताइए। अब पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, अब भारत कहाँ है, पूछा जा रहा है आपसे कि देशांतर के सापेक्ष बताओ भारत कहाँ है। तो भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है। भारत कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में है। इसका मतलब ये रहा इंडिया है। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, देखो ये रहा, ठीक है, इतना ऊंचा तो नहीं, फिर बना दिया और कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध। तो देशांतर के सापेक्ष पूछे तो कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है, ठीक बात है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्या सर, क्योंकि नौकरी लगना है तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो। देखो यहां पर आपसे पूछ ले कि अक्षांश देशांतर, दोनों मिला के पूछ ले, अक्षांश देशांतर की स्थिति के अनुसार बताओ, तो फिर क्या बताओगा। अब आप ये सोचोगे कि सर इंडिया क्यों बता रहे हो, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अरे राजस्थान कहां है, राजस्थान है कहां, भारत में तो है। तो राजस्थान अफगानिस्तान में तो है नहीं, तो राजस्थान भारत में है। इसका मतलब ध्यान देना कि जहां भारत की लोकेशन में बता रहा हूं वो आप राजस्थान की समझो, वो आप राजस्थान की ही समझो। अक्षांश देशांतर, कौन सा देशांतर, अक्षांश देशांतर। अब इसने मिला के पूछ लिया, अब इसने मिला के पूछ लिया, तो इसको बताएंगे हम, इसको जवाब देंगे हम। देखो कैसे देंगे, ये लो जवाब देने आवा अपन, अब दे दिया 2 मिनट में ही, 2 ही मिनट लगाई, 1 मिनट रुको थे, हैं क्या गुरु जी 2 मिनट लगेगी, 1 मिनट रुको, बिल्कुल। देखो यहां पर मैं बनाता हूं, यहां पर मैं बनाता हूं 0 डिग्री अक्षांश, ये लो बना दी, तो गुरुजी शून्य बनाइए। अब ध्यान देना यहां पर मैं दूसरी रेखा बनाता हूं, ये रही 0 डिग्री देशांतर, देखो ठीक है, ओके। ये कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर। और ये कौन सा है सर, ये है 0 डिग्री भूमध्य, मैं शॉर्ट में लिख दूं आप समझ जाओगे, भूमध्य रेखा, ये लो भूमध्य रेखा, ठीक बात। अब दोनों के सापेक्ष पूछ लिया, तो दोनों के सापेक्ष जोड़ दो भाई, क्या है, सिंपल है। अक्षांश के हिसाब से बताओ क्या है, उत्तरी गोलार्ध, देशांतर के हिसाब से बताओ क्या है, पूर्वी गोलार्ध, तो दोनों को जोड़ दो। ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, और ये ईस्ट है, इधर वाला क्या है, ईस्ट, ये ईस्ट है, ये रहा ईस्ट, और ये क्या है, वेस्ट। तो ये रहा भारत, ये अच्छी बना दिया मेरू, ज्यादा बढ़िया तो कौन बने यारो, लेकिन फिर भी काम चलाऊ बना देंगे। अब भारत की स्थिति कहां है, तो भारत है वो कहां है, ये देख लो, ये रहा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान पूछे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। आपसे पूछ सकता है कि अक्षांश देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति बताओ विश्व में, तो ध्यान देना कौन सी है, कौन सी है, लिख देता हूं यहां पर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। बताओ समझ में कौन यही बात, क्या गुरुजी बहुत ही बढ़िया बात बताई है, शानदार बात है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। समझ में आ गई नहीं थी बात। देखो इन प्यारों, देखो 1 मिनट प्यारों, देखो पानी पीऊंगा मैं,
ठीक है, ओके। अब बात करते हैं क्या आपसे वो विश्व में पूछ सकता है, विश्व का मतलब ग्लोब में, तो वही बात है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध आपसे पूछ ले, लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाएगी, विश्व में या ग्लोब में भी है ना, ग्लोब। तो क्या बताओगे, तो बता देना, वही बता देना, ज्यादा समस्या है नहीं। क्या सर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, समझ में आ गई बात, आगे ऊंची। यहां पर ध्यान देना, अब कोण भी बनते, कोण बताऊंगा मैं आपको, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, यहां पर मैं कोण लिखता हूं एक, ईशान कोण, कौन सा है, ईशान कोण, ये लो, ईशान कोण, अभी समझा दूंगा मैं ये कहाँ है क्या है ईशान कोण। अब बात करते हैं, आपको वो आपसे पूछ सकता है, अब मजे की बात आएगी प्यारे विद्यार्थियों, अब मजा आएगा। अब आपसे पूछ सकता है वो क्या, वो आपसे पूछ सकता है एशिया में, ये बताओ, एशिया, ये तूने क्या किया एशिया में, बताओ स्थिति, हाँ एशिया में स्थिति बताओ, राजस्थान की। तो अब थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या आएगा, चेंज आएगा, भारत का और राजस्थान का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, समझना इस चीज को, बड़े मजेदार बात है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां से, एक मिनट, हाँ ये लेते हैं, चलो आ गया, ओके, तो गुरु जी ओके ले आओ, और थार खातर मैं की कर सकूं, समझाने के लिए लेके आया हूं मैं। हम्म, ये लो, थोड़ा सा ऊपर कर दियो ना, कर दो, थोड़ा टाइम तो लगा है, पर एक मिनट रुको थे, ये लो, सेट हो गया, ठीक हो गया। अब देखो, ये जो है, ये मैप जो है, ये दर्शाता है क्या, साउथ एशिया, क्या है ये, दक्षिणी एशिया है, कुल मिला के बात ये है। देखो भारत ये रहा, इंडिया, ये रहा इंडिया, दिख रहा है, ये इंडिया ही है, इंडिया को बड़ा दिखाया गया है। और यहां पर जैसे जैसे इधर जाएंगे तो ये पाकिस्तान है, ये क्या है, पाकिस्तान है, ध्यान देना, ये क्या है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान काबुल इसकी राजधानी है, ये क्या है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है ना, ये तो आपको पढ़ने नहीं है, तजाकिस्तान है, इधर इधर तान ही तान है, तान 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 सारा ये नहीं है, हाँ, और तान से ना अपने, तो ध्यान देना, ये तान से ये चाइना है, ये चाइना है, इधर आप देख लेना, ये रहा, ये चाइना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन, देखो इसकी लोकेशन कैसे निकालेंगे, इसकी लोकेशन निकलेगी ऐसे, क्या, ये कौन सी दिशा हो गई, नॉर्थ, क्या है ये, नॉर्थ, ठीक है, ये कौन सी होगी, साउथ, क्या है, साउथ, और ये कौन सी होगी, ईस्ट, ठीक है, और ये कौन सी होगी, वेस्ट। अब समझना कहानी को, अब समझना, आपसे वो पूछे कि एशिया में भारत की स्थिति बताओ, तो भारत है वो दक्षिणी एशिया में आता है, कौन से एशिया में, ये दक्षिण एशिया है, कौन सा एशिया है, ये दक्षिण एशिया है। लेकिन आपसे पूछ ले कि राजस्थान बताओ, तो राजस्थान अगर ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम नहीं है तो दक्षिण एशिया कर देना, लेकिन अगर दक्षिण पश्चिम दिया हुआ है तो राजस्थान दक्षिण पश्चिम एशिया में आता है। सर कैसे, देखो ये दक्षिण है, ठीक है, ये रहा दक्षिण, और ये है वेस्ट, राजस्थान ये रहा, जोधपुर उदयपुर है ना, ये रहा, ये राजस्थान है, ये क्या है, राजस्थान आपका, नाम लिख दी मैं, और राजस्थान है, ये देखो ये राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान। तो राजस्थान की एशिया में स्थिति आपसे पूछे तो ध्यान देना, दक्षिण एशिया, क्या है, दक्षिण एशिया, लेकिन कई बार ऐसा भी ऑप्शन आया हुआ है दक्षिण पश्चिम एशिया, तो दोनों चीज ध्यान रखना। तो एशिया में अगर बात करें इसकी स्थिति, तो ध्यान देना कौन सी होगी, दक्षिण, मैं लिख देता हूं, दक्षिण पश्चिम एशिया, ठीक है, समझ में आ गई कहानी, दक्षिण पश्चिम एशिया, ठीक है, ओके, ये लिख दिया मैंने, ये अपने राजस्थान की स्थिति आ गई। और दक्षिण एशिया भी हो, साउथ एशिया, यानी साउथ एशिया भी कह सकते हैं अपन, ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशिया ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि राजस्थान जो वेस्ट डायरेक्शन में भी है और इधर थोड़ा सा साउथ में भी पड़ जाता है, ये देखो भारत के सापेक्ष देखे तो साउथ साउथ हो जाएगा और वैसे वेस्ट हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम एशिया भी इसका सही उत्तर माना जा सकता है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया ना, ठीक है सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भारत में कहां है राजस्थान, भारत में राजस्थान की स्थिति बताओ, तो 1 मिनट में बता देंगे, 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में। इसका कोण भी बता दूंगा, कोण, कोण कौन सा बनता है इसका बताऊं, दक्षिण पश्चिम, इसका बनता है नेत्रस्य कोण, कौन सा कोण है, नेत्रस्य,
नेत्रश्य कोण। ठीक, अब बात करेंगे यहां पर भारत में स्थिति आपसे पूछ ले, भारत में अगर आपसे स्थिति पूछ ले तो देखिएगा, इंडिया का मैप लेके आ रहा हूं मैं, ये रहा मेरे पास सारे मैप हैं, ये रहा, डाउनलोड कर है थार खातर, ताकि थोड़ा सा बढ़िया समझ में आ जाए। क्या कि सर बढ़िया दिख रहा है, विजिबल है? हाँ सर बढ़िया दिख रहा है। अब देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये रहा वेस्ट। ठीक, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सिंपल बातें, बच्चों वाली बातें, ठीक है, याद हो जाएगी, तो याद ही है आपकी। अब देखो भारत में कहाँ है, भारत में अगर दिशा पूछ ले आपसे तो भारत में राजस्थान ये रहा, वो जैसलमेर है, ये जैसलमेर, वो देखो निकट इंडियन, देखो अठू यमनास काम और राजस्थानी मान लेते सारो, ये अले और राजस्थान है, ये क्या है राजस्थान, ये लो जी आर। ठीक, अब बात करेंगे दिशा, देखो कौन सी आ रही है, तो दिशा सिंपल है, लॉजिक लगाओ, देखो आराम से देखो, नक्शे को देखने से याद हो जाएगा, ये है उत्तर पश्चिम, कौन सी है उत्तर पश्चिम। तो भारत में अगर पूछे तो क्या बताओगे, उत्तर पश्चिम, ये लो यहां लिख देता हूं, उत्तर पश्चिम दिशा। यहां तक समझ में आ गया क्या? क्लास कितनी होगी? ठीक, यहां तक समझ में आ गया क्या? देखो दोबारा रिपीट कर लो इस चीज को, थोड़ा सा क्या है इसमें आप देख सकते हो कि ये आपसे विश्व में पूछ ले ग्लोब में तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ईशान कौन हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम पूछे तो नैत्रश्य कौन हो जाएगा, और यहां पर आपसे पूछे तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। लेकिन यहां पर भी कौन बताता हूं आपको मैं, यहां पर हो जाएगा वायव्य कोण, कौन सा कोण है वायव्य। प्रश्न आ तो गया नहीं, मरा दिया था देख लियो, हाँ याद कर लीजिए, वायव्य कोण। ठीक, समझ में आ गया बात। अब एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, ये कौन बता देता हूं ये है क्या। ठीक है, ओके, देखो सिंपल सिंपल बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान कहते तो कोई टाइम में। देखो यहां से देखो, ठीक है, गुरु जी बढ़िया बनाए हुए, शानदार गजब, अब बना दिया ए साइड, ठीक है भी, चलो ज्यादा वक्त नहीं गवाएंगे आपका। हाँ, क्यों फिर और मत दे दोगे गुरु जी, ड्राइंग ज्यादा करे। देखो अब ध्यान देना कि ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। ठीक बात है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब देखो यहां पर कोण समझाता हूं मैं आपको, यहां पर जो कोण है, यहां पर पड़ता है, ये जो दिशा है, ये जो दिशा है इन उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में कोण कौन सा है, ईशान कोण, ईशान कोण। समझ में आ गई बात, यानी उत्तर पूर्व में कौन सा कोण है, ईशान कोण। ठीक बात, अब ये याद मत करो, यहां याद करो, कौन सा, यहां याद करो नेत्रश्य कोण, कौन सा कोण है नेत्रश्य। क्लियर, समझ में आ गई बात गुरुजी, आ गई। अब यहां पर देखो, यहां पर ध्यान देना, यहां पर कौन सा कोण है, यहां पर देखो, यहां पर है, यानी उत्तर पश्चिम में कौन सा कोण है, वायव्य कोण। ठीक बात, यहां पर है आग्नेय कोण, आग्नेय चट्टान को नहीं है, आग्नेय कोण, आग्नेय कोण। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये कोण है प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न पूछेगा, प्रश्न आया हुआ है, बहुत डेंजर प्रश्न आयो, बहुत ही गजब को प्रश्न पूछो, हाँ लगभग सारा गलत हो। देखो आपसे पूछ ले कि बताइए उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व में कौन सा कोण है, तो ईशान कोण, कौन सा है ईशान। याद याद करने का तरीका बताता हूं, ईशान को याद रखो, किसको, ईशान, ईशान किसान, के याद रख लो, किसान क्या है, किसान। देखो अब किसान ने, किसान ने सिद्ध ना जो नेत्रश्य कोण, ऐसे याद रखो, इसको ऐसे याद करना पड़ेगा, ईशान ने से शुरू कर दो, नेत्रश्य कोण, कौन सा कोण है, नेत्रश्य कोण, यहाँ टेढ़ो। ठीक है, उसके बाद में वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम, क्या है उत्तर पश्चिम। यहां पर हमारा क्या है, राजस्थान है, क्या है राजस्थान है, और राजस्थान में वायु बहुत चलती है, राजस्थान में वायु क्या है, बहुत भयंकर चलती है, आंधियां, इस तरह याद कर लो। यानी यहां पर क्या चलती है, वायु चलती है, वायव्य कोण। और ये है कौन सा कोण, आग्नेय कोण, इसे याद रखो तो बढ़िया बात है, वरना छोड़ दो। एक बार पेपर में प्रश्न आया था, एक बार पेपर में प्रश्न आया था कि राजस्थान जो है इनमें से कौन सी स्थिति में नहीं है, कौन से कोण में राजस्थान नहीं है, वायव्य कोण, ईशान कोण, नेत्रश्य कोण या आग्नेय कोण। तो ध्यान देना, राजस्थान आग्नेय कोण में स्थित नहीं है, राजस्थान की स्थिति आग्नेय कोण की है ही नहीं, राजस्थान
स्थित नहीं है। ये लो, सर समझे नहीं? अरे समझना क्या है, इधर आओ। देखो उत्तर पूर्व क्या है, उत्तर पूर्व अभी याद करवाया था मैंने, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में कौन सा कोण है? ईशान कोण। ईशान कोण, ठीक बात है। अब मैंने बताया था ईशान है, सीधा इधर आओ, नेत्रश्य कोण। दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? नेत्रश्य कोण। राजस्थान एशिया में नहीं है क्या? बिल्कुल है। और एशिया में कहाँ है? दक्षिण एशिया या दक्षिण पश्चिम एशिया। तो कौन सा कोण हो गया? नेत्रश्य कोण। अब भारत की बात करें तो भारत में कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में मैंने यहाँ पर कौन सा कोण बताया था? वायव्य कोण। कौन सा कोण है? वायव्य कोण है। राजस्थान के संदर्भ में याद रख लो, क्या पश्चिम पश्चिमी दिशा है यहाँ पर राजस्थान में, वायु बहुत चलती है, वायु बहुत चलती है, वायव्य कोण हो गया। अब जो ये तीन चीजें बताई, यहां पर मैंने आग्नेय कोण का कहीं जिक्र नहीं किया है, आग्नेय कोण का कहीं जिक्र नहीं किया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्या कि राजस्थान है, राजस्थान की स्थिति कौन सी कोण में नहीं है? तो कौन सी में नहीं है? आग्नेय नहीं है, ये नहीं है। पलट की बात है, बहुत डेंजर पर्सन है, बहुत खतरनाक है, ध्यान रख लियो। इतनी चीज याद होगी कि गुरुजी बढ़िया याद होगी, शानदार। तो प्यारे विद्यार्थियों आज इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप बोरिंग क्लास होती है। तो ध्यान देना, अगली वीडियो अगली क्लास जल्द आएगी, तब तक बने रहिए। इस क्लास को थोड़ा सा बार बार देखिएगा, अगर याद नहीं होता है, मैंने याद कराने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि याद हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, सिंपल तरीके से बच्चे की तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो ध्यान देना, क्लास को जो है आपको पसंद आए तो बढ़िया बात है, और इसको रिपीट करते रहिएगा, ठीक बात। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।